गुड इवनिंग सभी सोशल साइंस वॉरियर्स को। ठीक है। सो आज हम लोग का टॉपिक है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी और ये पेज नंबर होगा 2121 एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। दैट मीन्स फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम को किस तरह से एबोलिश किया गया। ठीक है। तो स्लेव क्या है आप जानते होंगे, है ना। इस तरह से आप फेमिलियर होंगे दूसरा वर्ड सर्वेंट से भी। स्लेव और सर्वेंट ऐसे देखने से तो दोनों सिमिलर ही वर्ड है, बट डिफरेंस है। सर्वेंट जो होता है उसको कुछ फ्रीडम रहता है और वो अपना मास्टर को चूज कर सकता है, वो फ्रीडम रहता है। बट स्लेव जो है उसका कोई फ्रीडम नहीं रहता है। ठीक है। उनको अपना जो इंटरेस्ट का अगेंस्ट में काम करना पड़ता है स्लेव को। ठीक है। तो स्लेव जो है बहुत ही ये एक डेरोगेटरी वर्ड है, बहुत ही नीच वर्ड है। यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं रहता है स्लेव सिस्टम में। वो घर में पाला हुआ कुत्ता का भी उससे अच्छा कंडीशन होते। अभी तो कुत्ता आदमी से ज़्यादा अच्छा उनको ही अच्छा टेक केयर करते ही ये लोग, है ना। तो बहुत ही ख़राब कंडीशन रहते हैं जो भी हो स्लेव को। ठीक है। तो अब स्लेवरी सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्लेवरी सिस्टम में क्वेश्चन भी अक्सर सेट होता है ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम बोल करके यहाँ क्वेश्चन भी सेट होता है। तो ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम जनरली ये ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम जो है कि यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिकास का कॉन्टिनेंट का बिटवीन में जो स्लेव का ट्रेड होता था उसी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। ठीक है। यूरोप अफ्रीका एंड अमेरिकास, अमेरिकास मतलब नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ओके। इसी तरह से अफ्रीका और यूरोप का बिटवीन में जो स्लेव का ट्रेड होता था इसको ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम कहते हैं। तो ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखोगे यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो ये चार कॉन्टिनेंट का बिटवीन में जब स्लेव का ट्रेड हो रहा है तो ये चारों कॉन्टिनेंट को अगर कनेक्ट कर देंगे तो एक तरह से ये एक ट्रायंगल का फॉर्म बन रहा है। ट्रायंगल तो बीच में मैंने बना के दिया हो ना, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ओके। चलो अब फिर से हाँ। तो अब ये स्लेब का ट्रेड क्यों होता था? तो ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर स्लेब ट्रेड क्यों होता था तो उसको जानने के लिए हम पहले इस पॉइंट को देखते हैं। ये है आपका कैरिबियन सी। ठीक है। यहाँ पर है कुछ आइलैंड्स, मार्टिनिक, ग्वाडिलोप, सैन डोमिंगो और भी आइलैंड्स है। ठीक है। और ये आइलैंड फेमस है, पॉपुलर है टोबैको प्रोडक्शन के लिए, इंडिगो प्रोडक्शन के लिए, शुगर प्रोडक्शन के लिए, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। ठीक। गुड। अंडरस्टैंड। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एरिया जो है उस समय फ्रांस हुआ, फ्रांस का कंट्रोल में था ये एरिया। दैट मीन्स फ्रांस का कॉलोनीज था ये एरिया। जैसे कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का कॉलोनी हुआ करता था इंडिया, है ना। उसी तरह से फ्रांस का कॉलोनी था ये टोटल एरिया। ठीक है। फ्रांस का कॉलोनी था ये एरिया। तो अब यूरोप से लोग जो है, यूरोप से लोग काम करने के लिए यहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि लोग यहाँ जाना नहीं चाहते थे काम करने के लिए। वर्कर्स तो चाहिए ना, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर रहे हैं इस एरिया में, तो वर्कर्स तो चाहिए। और वर्कर्स यूरोप से जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये एक बहुत ही डिस्टेंट लैंड है, बहुत दूर में है, और दूर में है तो अननोन लैंड है, तो कौन जाना चाहेगा वहाँ पर? कोई वर्कर्स जाना नहीं चाहेगा उतना दूर में काम करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर वर्कर्स का शॉर्टेज होने लगे। तो वर्कर्स का शॉर्टेज होने लगे तो फ्रांस क्या करेंगे, इंग्लैंड क्या करेंगे? तो वर्कर्स इन लोगों को चाहिए। तो अब देखो ये हो गया अफ्रीका। और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर प्रेजेंट डे में भी बहुत सारा वहाँ का कंट्री जो है बहुत ही पुअर कंडीशन में है। ठीक है। सो इसीलिए वहाँ पर
उस समय एक्चुअली ट्राइबल का बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप भी हुआ करता था, और एक ट्राइबल ग्रुप दूसरे ट्राइबल ग्रुप को अक्सर अटैक करते थे, तो जिसमें कि जो जीतते थे वो वहाँ का ट्राइबल पीपल को भी बंदी बना करके रखते थे और उन्हीं को स्लेव का फॉर्म में बिक्री कर देते थे। और वो स्लेव का फॉर्म में किसको बिक्री करते थे? ये लोग बिक्री करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ को, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, उसको बिक्री कर देते थे। तो बिक्री करने वाले कौन होते थे? जनरली अफ्रीका का ट्राइबल चीफ वगैरह, ठीक है, ट्राइबल का हेड जो है वो लोग स्लेव को बिक्री कर देते थे। किसको? यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड एंड फ्रांस को, ठीक है। और इंग्लैंड एंड फ्रांस को बिक्री करने के बाद फिर इंग्लैंड एंड फ्रांस से स्लेव को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। कहाँ? ये जो आइलैंड्स पर, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सेंट डोमिंगो आइलैंड पर इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता था और वहाँ पर ये लोगों को काम लगाया जाता था। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बारे में ही पढ़ रहे थे, तो यहाँ हम इंग्लैंड का बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले फ्रांस के बारे में डिस्कस करते। ये हो गया फ्रांस, ये हो गया फ्रांस, है ना। तो अब फ्रांस का जनरली कौन सा एरिया से स्लेव का ट्रेड ज़्यादा होता था, अर्थात फ्रांस का कौन सा ऐसा सिटी है, ठीक है, जो स्लेव ट्रेड के लिए बहुत ही पॉपुलर बना और स्लेव ट्रेड के कारण बहुत ही रिच भी बना, दैट मीन्स प्रोस्पेरियस भी बना, उस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रांस का 2 पोर्ट सिटीज है ये, बोर्डेक्स एंड नैंटिस, ठीक है। बोर्डेक्स एंड नैंटिस फ्रांस का ये 2 पोर्ट सिटीज है। और अक्सर ये जब भी मैप रिलेटेड क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो यही 2 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, बोर्डेक्स एंड नैंटिस। तो ये फ्रांस का मैप है, तो फ्रांस का मैप में बोर्डेक्स एंड नैंटिस कहाँ है? बोर्डेक्स मैंने थोड़ा बोल्डली लिख दिया हूँ, तो यही वाला बोर्डेक्स है, और नैंटिस यहाँ पर है, ठीक है, नैंटिस यहाँ पर है। अगर आप अपना बुक में भी देखोगे तो नैंटिस वहाँ पर दिखाई देगा, थोड़ा सा आपका ब्लर इमेज है, तो यहाँ पर नैंटिस है, ठीक है। थोड़ा सा इस जो मैंने सर्कल किया उसका अंदर में दिखोगे तो नैंटिस है, दैट मीन्स बोर्डेक्स एंड नैंटिस जो है फ्रांस का लगभग वेस्टर्न पार्ट में, और ये पोर्ट सिटीज है फ्रांस का, और इसी सिटी के जरिए अफ्रीका से लाया गया जितना भी स्लेव है वो स्लेव को यहाँ पर स्लेव का ट्रेड होता था, बिक्री करते थे, तो यहाँ खरीदने वाले लोग होते थे, खरीदने के बाद यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करते थे, इसी बोर्डेक्स एंड नैंटिस सिटी के जरिए ट्रांसपोर्ट करते थे ये सभी स्लेव को। कहाँ पर? वो कैरिबियन आइलैंड, दैट मीन्स सेंट डोमिंगो, ग्वाडेलूप और मार्टिनिक, वहाँ पर ये स्लेव को ट्रांसपोर्ट किया जाता था और वहाँ पर ये लोग को काम लगाता था और वहाँ प्रोडक्शन करते थे। क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन करते थे? शुगर का बोले थे ना, कॉफ़ी का बोले थे, टोबैको का बोले थे, इंडिगो का बोले थे, दैट मीन्स यूरोप में जो भी ये सारा चीज़ का रिक्वायरमेंट होता था तो यही स्लेव को वर्क लगा करके इस तरह से उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते थे। ये हो गया स्लेव ट्रेड। ओके, अब देखिए कि स्लेव ट्रेड को रोकने के लिए क्या किसी गवर्नमेंट ने, फ्रांस का गवर्नमेंट ने कभी कोशिश की है कि नहीं? ज़रूर की है। अगर नेशनल असेंबली का बात करेंगे, दैट मीन्स नेशनल असेंबली जो है फ्रांस का, तो उसने कोशिश की है इस स्लेव सिस्टम को एबोलिश करने का, बट वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय वहाँ पर जो बिजनेसमैन जो था, बिजनेसमैन का जो मेन इनकम होता था ये डिपेंड करता था स्लेव ट्रेड पर, ठीक है। बिजनेसमैन का मेन इनकम स्लेव ट्रेड पर भी डिपेंड करता था, इसीलिए नेशनल असेंबली जो वहाँ पर डरे हुए थे कि अगर इस स्लेवरी सिस्टम को अगर एबोलिश करेंगे तो फिर बिजनेसमैन नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए नेशनल असेंबली इसको एबोलिश नहीं कर पाए। तो नेशनल असेंबली एबोलिश नहीं कर पाए तो करेंगे कौन? तो आपको पता है कि जैकोबिन का गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ था, और जैकोबिन का गवर्नमेंट जैसे ही फॉर्म हुआ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के दौरिया, है ना, तो यहाँ पर जैकोबिन का गवर्नमेंट जैसे फॉर्म हुआ, उन्होंने उन लोगों द्वारा जो बनाया हुआ असेंबली जो है उसको कहता था कन्वेंशन बोल करके। तो ये कन्वेंशन जो है इसने 1794 में एक कानून पास किया, दैट मीन्स लेजिस्लेटेड किया, कानून पास किया, और उस कानून के जरिए वहाँ पर इस स्लेव ट्रेड को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया, इस स्लेव ट्रेड सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया जो फ्रेंच कॉलोनी में होता था, ठीक है। तो यहाँ से 1794 में स्लेव ट्रेड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, बट ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं।
सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक ये स्लेव सिस्टम बंद रहा। फिर से नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को ये एम्पेयर डिक्लेयर करते और नेपोलियन बोनापार्ट फिर से री इंट्रोड्यूस करते स्लेवरी सिस्टम फ्रांस में। ठीक है, दैट मीन्स ये 10 साल ही रहा कि इसको हटाए थे तो 10 ही साल तक चल पाया। फिर नेपोलियन जैसे आते तो स्लेवरी सिस्टम फिर से चालू होते, तो फिर से चालू होते, तो फाइनली स्लेवरी सिस्टम फ्रांस से कब हटता है? 1848 में। 1848 में फाइनली स्लेवरी सिस्टम वॉज एबोलिश्ड ओके इन फ्रांस। तो यहाँ तक हो गए। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक चैप्टर को रखेंगे। ठीक है, अब एक ही पॉइंट होगा, दैट मीन्स टॉपिक होगा रिवोल्यूशनरी एंड एवरीडे लाइफ, वही टॉपिक बचा होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाले हैं। तो आप बताइएगा कि सिविक्स का कौन चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और सिविक्स अगर स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो फिर एग्ज़ाम में भी आने का सवाल पैदा नहीं होता है ना। तो अगर स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हुआ है या तो सिविक्स का स्टार्ट हुआ है, तो आप हमको कमेंट करके लिख दीजिएगा। तो उसी चैप्टर को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, बढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, है ना। और ज्योग्राफी जो है जहाँ तक हमने क्लास में कराए होंगे शायद उतना से आपको ज्योग्राफी काफ़ी हो ही जाएगा। उससे आगे से क्वेश्चन आने का अभी उतना चांसेस कम ही है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और इसके बाद हम वही कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद एक ही चैप्टर का पूरा चैप्टर कंप्लीट करें। मतलब एक ही चैप्टर का पूरा वीडियो कंप्लीट करने में लगभग बहुत दिन लग जाता है। तो चारों पार्ट से डेली, आज ज्योग्राफी से करेंगे तो कल हिस्ट्री से, उस तरह से करेंगे इसका बाद। ठीक है, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और इस चैप्टर कंप्लीट हो ही जाएगा, एक वीडियो में अब कंप्लीट हो रहा है इस चैप्टर। ठीक है, ओके, बता देना हमको। थैंक यू। हाँ,